नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग उत्तर प्रदेश जीके जीएस को कवर कर रहे हैं, यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोगों ने 4 वीडियो अब तक अपलोड कर लिया है, जिसमें कि पाठ्यक्रम सहित और उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन के जो लेसन्स हैं वो शामिल किए गए थे। इसके बाद इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का कवर किया है, जिसमें कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कुछ हद तक हम लोग भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसका जो चर्चा करेंगे, कुछ हम लोग संपूर्ण भारत के संदर्भ में भी इसकी चर्चा करेंगे। किसके रूप और जो भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे वो फ्लो में जल्दी में चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में चीज़ें देखी जाएंगी। और उसी तरह से हम लोग देखेंगे वैदिक काल को। तो 2 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल, जो कि महत्वपूर्ण है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं आपके। और इसके अलावा हम लोग यूपीपीसीएस और आरओ के टारगेट करते हुए यूपीपीसीएस और आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग 1 वर्ष का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, वो भी हस्तलिखित नोट्स से। जो हैंड राइटिंग नोट्स है उसके माध्यम से हम लोग ये करंट अफेयर को 1 वर्ष के करंट अफेयर को एग्ज़ाम होने हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो हम लोग पिछले वर्ष यानी कि 2023 के सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 2024 के सितंबर अक्टूबर तक के करंट अफेयर को, 1 साल के करंट अफेयर को हाथ से लिखे हुए नोट्स के माध्यम से कवर करेंगे। वो नोट्स अगर आप चाहेंगे तो आप अगर अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे तो एक ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप में वो नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में। और बाकी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो नोट्स ना बनाएं, उस नोट्स को आप देखें और वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह सेशन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं। इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। तो ये कह रहा है कि इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में, यानी कि जैसे ही ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति समाप्त होती है, लगभग समाप्त होने के दौर में, उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। कहाँ पर? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में अगर बात करें तो 1 मिनट, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए ये भारत यहाँ इस वाले एरिया तक लेकर क्या हुआ, पश्चिमोत्तर, मतलब कि ये क्या है, ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम है। तो पश्चिमोत्तर एरिया मतलब इस वाले एरिया में क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति इसकी ताम्र पाषाणिक थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें तांबे और टिन को मिला के कांसा बनाया जाने लगा था। पहली बार तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाने लगा था, बहुतायत मात्रा में, ठीक, बड़ी संख्या में ये बनाया जाने लगा था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। तो आपने नाम सुना होगा दयाराम साहनी का। तो दयाराम साहनी ने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की उत्खनन करवाई। हड़प्पा नामक स्थल की उत्खनन करवाई। सबसे पहले उत्खनित स्थल कौन सा है? हड़प्पा। सबसे पहले 1921 में उत्खनित स्थल जो है वो हड़प्पा थी। इसके वजह से इस संस्कृति का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता इस संस्कृति का नाम रखा गया। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? वो थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इनके निदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। तब मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की एवं राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदवाई की।
तो याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा की खुदाई की जाती है राय बहादुर साहनी द्वारा, और राखल दास बनर्जी द्वारा सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की जाती है। चूँकि सबसे पहला उत्खनित स्थल हड़प्पा था, जिसके वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। बात करें तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। तो परिपक्व मतलब कि जो एकदम चरमोत्कर्ष पर थी, जो हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उस समय की बात हो रही है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में था और सिंधु घाटी के आसपास ये पड़ता था। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, मतलब कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर प्रदेश के जम्मू कश्मीर से लेकर के नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन कौन से स्थल स्थित थे। तो इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों के सामने आ गया, सबसे उत्तर में जो स्थल है उसका नाम है मांडा। मांडा सबसे उत्तर में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है? मांडा। और ये मांडा जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे है। मांडा कहाँ पर है? चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। और सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये है दैमाबाद। सबसे दक्षिण में दैमाबाद नामक पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। ये महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकागेन डोर, ये कि बलूचिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे हैं। तो सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल को आप याद रखिएगा, कौन कौन से स्थल हैं और किन किन नदियों के किनारे स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात करें, इसके नामकरण की कौन कौन से इसके नाम पड़े हैं और किस किस वजह से, नामकरण की बात करें इसके हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात करें तो पहले हम लोग कहते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की ही खोज की गई। इस संस्कृति से संबंधित सबसे पहले खोज किया जाने वाला स्थल जो था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसका नाम है वो सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों? हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे। तो जो सिंधु नदी था उसी के आसपास ये क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल जो खोजे गए वो इसी के आसपास केंद्रित थे, इसीलिए इसको कह दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता, या तो सिंधु सभ्यता कह दिया गया, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास अधिकांश क्षेत्र अवस्थित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब इनका सर्वाधिक उपयुक्त नाम ये नहीं रहा है। आगे अगर बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसका नाम पड़ा। बात करें 1947 ईस्वी के भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता लगाया जा पाया था। तो 40 बस्तियां 1947 तक, आज़ादी से पहले तक सिर्फ 40 बस्तियों का खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, परंतु लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है अब तक 1400 बस्तियों का पता चल चुका है। और ये जो 40 बस्तियां थी ये कहाँ पे थी? ये सिंधु के आसपास इनमें से अधिकांश थी, इसलिए उस समय इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा था। लेकिन अब कितनी बस्तियों की खोज हो गई है? 1400 से अधिक बस्तियों की खोज हो चुकी है।
उसके बाद देखें तो जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के पास पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित जहां सरस्वती नदी बहती थी वहां पे ये बस्तियां अधिकांश पाई गई हैं। इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा था, कुछ समय के लिए कहा भी जाता है। अब यह सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती था तथा इनकी सहायक नदियों का क्षेत्र था जो सिंधु तथा गंगा के बीच स्थित था। इसलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ तो केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। तो सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं क्योंकि 80% जो पूरा स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। चौथा जो नाम इसका रखा गया वो कांस्य युगीन सभ्यता कभी कभी कहा जाता है। तो इसे कांस्य युगीन सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया। ये देखिए शब्द थोड़ा सा हेरफेर है, लेकिन इसमें कहना क्या चाहता है कि सबसे पहले सिंधु वासियों ने तांबे में टिन मिला, कांस्य युगीन सभ्यता से पहली बार तांबा की बात कर लें, तांबा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही समझ लीजिए, तांबा प्लस टिन, इन दोनों को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया, कांस्य नामक धातु का निर्माण किया, कांसा का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया बड़ी संख्या में। ठीक है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तो याद रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिला के कांसा बनाना प्रारंभ किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। पांचवा, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी काल में हुआ था, इसीलिए इससे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। अब इसके हम लोग कालक्रम या काल निर्धारण की बात करें इसके बारे में, तो सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। इसकी लिपि का उद्वाचन यानी कि इसकी लिपि का अभी पढ़ा जाना नहीं हो सकता, मतलब इसकी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसे जटिलतर बना देता है। इसकी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इस काल के निर्धारण को जटिल बना दिया गया, मतलब जटिल होता है। इसका काल निर्धारण करना बहुत ही जटिल कार्य है। क्यों? क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। प्रारंभ में इसका काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामियाई में उर और किस स्थलों पर प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया था। अनेक विद्वानों ने इस सभ्यता के निम्न कालक्रम सुझाए हैं। तो कुछ अलग अलग विद्वान हैं, उनका अलग अलग मत है कि इतने समय तक जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो थी। तो एक कहते हैं कि 3500 से लेकर 1300 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में रही। यह कालक्रम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है, 3500 से 1300 तक। तो यह कालक्रम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके 3 चरण निम्नलिखित हैं। तो पूर्व हड़प्पाई चरण पहले 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक था, ये पूर्व हड़प्पाई चरण था। दूसरा परिपक्व हड़प्पाई चरण जिसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद उत्तर हड़प्पाई चरण माना जाता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पाई सभ्यता हड़प्पाई सभ्यता की एक रूपता कमजोर हो गई और प्रादेशिक रूपांतरण उत्पन्न हो गया। सिंधु सभ्यता का यह कालक्रम सर्वाधिक मान्य है। कार्बन डेटिंग से 50,000 तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु जो ज्ञात अगर करनी है, यानी कि पृथ्वी की आयु जैसे ज्ञात करनी है, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करें एक और कालक्रम की, तो ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व का है। तो यह कालक्रम सर मर्टिमर व्हीलर द्वारा निर्धारित किया गया है। चूँकि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल यानी कि 350 ईसा पूर्व थे सारगोन के काल, तो इसमें सारगोन के काल में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था, अतः इनकी निम्न सीमा 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का काल प्रारंभ हो जाता है, अतः वह उसकी उच्च सीमा थी, वे मर्टिमर व्हीलर का कथन है, याद रखिएगा। और दूसरा जो कालक्रम तीसरा जो है वो 3050 से मतलब 2350 यानी 2350 से 1750 तक है।
यह कालक्रम श्री डी.पी. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके मतानुसार 1750 ईस्वी से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता विनष्ट हो गई और आगे चल के वैदिक काल अस्तित्व में आता है। अगला जो है 3250 से 2750 ईसा पूर्व की है। ये सर जॉन मार्शल, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में व्यापक उत्खनन कार्य किए थे, उनके द्वारा बताया गया है। इन्होंने यह कालक्रम निर्धारित किया है। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया है कि इस अवधि को सिंधु सभ्यता के पूरे उत्थान और पतन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब अगला जो है वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। यह काल मैके द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया था। 3500 से 2500 तक यह काल एस.एम.एस. वत्स द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया था। 2900 से 1900 ईसा पूर्व की बात करें तो यह डेल्स दौरान निर्धारित कालक्रम है। उन्होंने कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोदजी सहित दक्षिण एशिया के अनेक समकालीन स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है। तो यह था इनके कालक्रम के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात करेंगे। ये सब चीज़ें हम फ्लो में चलते चलेंगे, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भारत के संदर्भ में है, तो चीज़ें हम लोग यहाँ पे फ्लो में लेकर चलेंगे। जब हम लोगों को उत्तर प्रदेश की चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पर रुक के थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। तो आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। संप्रति यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में विद्वान है। तो इस समय विद्वान किसके रूप में है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में ये विद्वान है। अगर बात करें भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन प्रकार के लोगों की, तो सिंधु सभ्यता का निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है। तो भूमध्य सागरी जो लोग थे इनको ही माना जाता है। सर्वाधिक मात्रा में यही लोग थे यहाँ पे। इस समय यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो ये प्रजाति जो भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन जो प्रजाति है, इस समय दक्षिण भारत में ये लोग रह रहे हैं। सुमित कुमार चटर्जी नामक भाषाविद ने यह सिद्ध किया कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की ब्राहुई भाषा और दक्षिण की भाषाओं में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में काफ़ी समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप ये लोग दक्षिण चले गए थे। ये तथ्य ये बताते हैं। अब बात करें तो मंगोलायड की, तो इस प्रजाति के लोग विशेषकर उप हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनमें सिक्किम, असम, भारत, म्यांमार सीमांत क्षेत्र, चटगांव की पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख हैं। कुछ लोग पश्चिम हिमालय के कुछ भागों में भी ये पाए जाते हैं। तो इनका भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, मंगोलायड का। अब बात करेंगे अल्पाइन की, तो अल्पाइन का भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। इस प्रजाति के लोग विशेषकर सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य गंगा एवं निम्न गंगा मैदान में भी ये पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उसके उद्भव के बारे में। उद्भव के बारे में चीज़ें हम लोग स्पीड से लेकर चल रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के उद्भव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहाँ कहीं भी मिले हैं वे अत्यंत विकसित अवस्था में ही मिले हैं। अतः इसके आदि और अंत का पता नहीं चल पाता है। इतिहासकारों में इस सभ्यता के उद्भव को लेकर सामान्यतः दो मत हैं, विदेशी उद्भव का मत एवं स्वदेशी उद्भव का मत। कुछ लोग कहते हैं कि विदेश से लोग आकर यहाँ पर बसे थे, कुछ लोग कहते हैं कि यहीं के लोग यहाँ पर थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विदेशी उद्भव का मत। इस मत को मानने वाले इतिहासकारों में मार्शल हैं, याद रखिएगा, व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, क्रेमर हैं और डी.डी. कौशाम्बी इनके प्रमुख हैं, जो विदेशी उद्भव के मत को मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है तथा वहाँ से इन सभ्यता के तत्व भिन्न होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ के तत्व यहाँ से थोड़ा सा बदलाव होते हुए यहाँ पे पहुँच आए हैं, ये बताते हैं। क्रेमर का मानना है कि 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियाई लोग भारत आए और
यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। गार्डन चाइल्ड का मत है कि मेसोपोटामियाई के लोगों ने नवीन पृष्ठभूमि में अपनी संस्कृति का आरोपण किया, जिससे कि द्रुत गति से इसका विकास हुआ। HD संकालिया के अनुसार बलूचिस्तान से प्राप्त होने वाले चबूतरे जो ऊपर की ओर जाने पर सकरे हो जाते हैं, उनमें तथा मेसोपोटामियाई से प्राप्त जिगुरत में समानता एवं ये एक ही राजतंत्र से प्रेरित होते हैं। एक ही मतलब कि इसमें जो जिगुरत है और मेसोपोटामिया में जो जिगुरत है और बलूचिस्तान में प्राप्त होने वाले जो चबूतरे हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो दोनों एक थे। मतलब मेसोपोटामिया के लोग ही आकर के यहाँ पे बसे थे, उन्हीं लोगों द्वारा ये बसाया गया था। परंतु यदि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बारीकी से तुलना की जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि वो मेसोपोटामिया के लोग थे। सैंधव नगर जाल प्रणाली की तरह बुने थे। सैंधव नगर जाल प्रणाली की तरह बुने थे। यहाँ के मकानों में अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। यहाँ जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वह अत्यंत उन्नत अवस्था में थी तथा लिपि चित्राक्षर थी। यहाँ की लिपि कैसी थी? चित्राक्षर थी। इसके विपरीत मेसोपोटामियाई नगर बेहतरीन मेसोपोटामियाई नगर जो था वो बेतरतीब था, मतलब कि उबड़ खाबड़ था, बहुत ज़्यादा सुसज्जित नहीं था। इसका मेसोपोटामियाई नगर जो था वो बेतरतीब बने हुए थे। इनमें ज़्यादातर कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। उनकी लिपि किलाक्षर हैं। लिपि देख लीजिए, यहाँ पे चित्राक्षर थी, वहाँ की लिपि किलाक्षर हैं। मेसोपोटामियाई के नगरों में मंदिरों का प्रमाण है, जबकि सिंधु सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामियाई के लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करेंगे स्वदेशी मत का उद्भव। इस मत को मानने वाले में फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, अलचिन दंपति, SR राव एवं DP अग्रवाल प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ था। तो ये मानते हैं कि विदेश से यहाँ पर लोग नहीं आए थे। फेयर सर्विस के अनुसार बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, रानागुंडई तथा सिंध की आमरी, कोटदीजी के प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का उदय हुआ है। आगे देखें तो प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने अपने शोधों से यह सिद्ध कर दिया है कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। तो राजस्थान की सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उदय हुआ है, ये अमलानंद घोष जी कहते हैं। उन्हें सुरकोटडा से सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले हैं। इसी तरह कालीबंगा से मिले पूर्व सिंधु संस्कृति के अवशेष सोथी से मिले अवशेषों के समान पाए गए हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि विदेशों से आकर यहाँ पे नहीं बसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। प्रसिद्ध इतिहासकार आल्बिन और DP अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप था। तो सोथी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। अब हम लोग नगर नियोजन के बारे में बात करें। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं और यहाँ के नगर नियोजन के बारे में ना पढ़ें तो समझ लीजिए, ये समझ के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये विशिष्ट लक्षण है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। हम लोग फ्लो में स्पीड में इसको लेकर चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। पश्चिमी और पूर्वी टीले 2 भागों में बटा हुआ था प्रत्येक नगर। पश्चिमी टीला जो था अपेक्षाकृत ऊंचा होता था, लेकिन आकार में छोटा होता था। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा होता था। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंतर्गत मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे।
सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं घिरा होता था। इसके जो प्रमुख अपवाद हैं, जैसे कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ मिला है। लोथल और सुरकोटडा से अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही अस्कार प्राचीर से घिरे हुए हैं। जैसे कि एक ये टीला है और ऐसे घिरा हुआ है, एक ये टीला है ऐसे घिरा हुआ, सामान्यतः ऐसी चीज़ें मिली हैं। लेकिन सुरकोटडा से क्या हुआ है कि दोनों टीले एक ही प्राचीर से घिरी हुई हैं, इस तरह की चीज़ मिली हुई हैं। बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही स्कार प्राचीर से घिरे हुए हैं, जबकि चंदूदड़ो एक ऐसा मात्र नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। ये दुर्गीकृत नहीं है, तो जो चन्हुदड़ो नगर जो है वो दुर्गीकृत नहीं है। ये तो जो दुर्ग बना हुआ है ये नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे दो नगर स्थित हैं। बात करें धौलावीरा है, ये धौलावीस नहीं धौलावीरा है। धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा हुआ है। तो जो आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 नगरों में 2 इकाइयों में बटा हुआ है, ठीक। तो वहाँ पे धौलावीरा के बारे में बात बताया जा रहा है कि ये 3 इकाइयों में बटा हुआ था। कितने? 3 इकाइयों में बटा हुआ था। पूर्वी और पश्चिमी टीला के अलावा भी बीच में एक टीला था। पहले यह समझा जाता था कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित थे, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े रिहायशी मकान और शिल्पकलाएं लगभग सभी इलाकों में पाई गई हैं। प्रत्येक नगर में कई सेक्टर या टीले यानी कि माउंट ऊंची दीवार से घिरे हुए होते थे, जो अलग अलग दिशाओं में बटे हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयताकार टीला और उत्तर, दक्षिण तथा पूरब की ओर विस्तृत टीला लेकिन धौलावीरा और बनवाली में स्थलों पर दीवार से घिरा एक ही टीला है, जो कि आंतरिक रूप से 3 या 4 दीवार से घिरे सेक्टरों में विभाजित हैं। तो चीज़ें हम लोग स्पीड में लेकर चल रहे हैं, बस ध्यान में रखना है थोड़ी थोड़ी चीज़ें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटडा जैसे हड़प्पाई नगर स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी 4 दीवारी यानी कि परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। आंतरिक 4 दीवारी परकोटे में भी प्रवेश द्वार देखने को मिले हैं। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। तो यहाँ से एक साइन बोर्ड भी मिला है धौलावीरा से, याद करिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके संदर्भ में हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं। प्रमुख चीज़ यही याद रखना है कि स्थल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी कि आलमगीरपुर में मिले हैं। हम लोगों ने देखा कि आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, उसके बाद बाड़ागांव तथा हुलास जो कि सहारनपुर में है, आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो स्थल है आलमगीरपुर है, बाड़ागांव है और हुलास है। आलमगीरपुर मेरठ में है, बाड़ागांव तथा हुलास सहारनपुर में है। हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। तो यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीर का उत्खनन करवाया था। आलमगीर का उत्खनन किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था। आलमगीर के उत्खनन से मृदभांड, मनके व कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा मृदभांड मिला है, मनका मिला है और कटोरे के टुकड़े मिले हैं। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के 2-2 अक्षर भी अंकित हैं। ऐसे प्रमाण मिले हैं यहाँ से। उसके बाद कुछ बर्तनों पर मोर भी बना हुआ है, त्रिभुज भी बनी हुई है, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में भी फैल चुकी थी। हुलास नामक पुरास्थल के उत्खनन से हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चलता है। पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता का तथा शेष बाद के चरण के प्रमाण मिलते हैं।
बाड़ा गांव से भी उत्तर सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सहारनपुर जिले में स्थित है। तो 3-4 स्थल प्रमुख है उत्तर प्रदेश की, उनको याद रखिएगा। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में नई पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप भटपुरा एवं मानपुरा जो कि बुलंदशहर जनपद में है, तथा मांडी गांव कैरात क्षेत्र जो कि मुजफ्फरनगर जनपद से हैं, यहाँ से भी सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागपत जिला के सनौली में हुए उत्खननों से एक बहुत विशाल हड़प्पाकालीन सिमेट्री यानी कि कब्रगाह की प्राप्ति हुई है। इसका उत्खनन कार्य D.B. शर्मा के निर्देशन में हुआ था। तो ये जो भटपुरा है, ये जो मानपुरा है, और इसके बाद मानपुरा के बाद ये मांडी गांव और कैरात, इन सभी 4 प्रमुख स्थलों को याद रखिएगा। ये क्योंकि ये हाल के जो आधुनिक समय में जो उत्खनन कार्य हुए हैं इससे मिले हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो इन सब स्थलों से प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सब स्थलों से, क्योंकि ये सभी स्थल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, चीज़ें बहुत ही बारीकी से याद रखिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि की बात करेंगे तो सिंधु प्रदेश में जो सिंधु है, सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कूड़ यानी कि हल रेखा देखे गए हैं। तो कालीबंगा से जैसे हल की जुताई होती है ना, जैसे हल से जुताई होती है तो एक लाइन रेखा बनता है, ऐसे ऐसे आप देखे होंगे, तो उस तरह के रेखा के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, याद रखिएगा। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। तो ये इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा कि कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले जाता है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। ये यहाँ से चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी यानी कि गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिलते हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उसमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले से स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले से फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना मिला है। इस चीज़ को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। मिट्टी का बना हुआ हल खिलौना जो है, मिट्टी का बना हुआ जो हल है खिलौने के रूप में, वो मिला है बनवाली से। नहर द्वारा सिंचाई का प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता है। नहर द्वारा सिंचाई का प्रमाण नहीं मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करें अगर हम लोग यहाँ के पशुपालन की, तो हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हाथी व घोड़े पालने के साक्ष्य के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं।
घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली इस संदिग्ध मूर्ति यानी कि टेराकोटा से मिला है। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिलता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, आमरी से गैंडे के प्रमाण मिलते हैं। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं जिनकी घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। तो याद रखिएगा, सुरकोटड़ा से घोड़े के साक्ष्य मिल रहे हैं। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गैंडे से भी परिचित थे। शिल्प और तकनीकी ज्ञान की बात करें तो हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टिन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे और औजार व हथियार मिले हैं उन्हें टिन की मात्रा अत्यंत कम है। तो हड़प्पाई कहाँ पे हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा क्या है, अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरे यानी कि कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती के कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को मिली है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य यानी कि राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था वहाँ पे, मतलब मिस्त्री वहाँ पे चल चुका था। जो ईंटों की विशाल इमारतें ये संकेत करती हैं। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते थे। हड़प्पाई लोग नाव भी बनाने का काम करते थे। मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण भी बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी प्रमुख विशेषता थी। ये मृदभांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। हड़प्पाई लोग, अब हम लोग बात करेंगे व्यापार के बारे में। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते होंगे। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थीं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चंदूदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। तो खिलौना गाड़ी कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, यहाँ से मोहनजोदड़ो से, और कहाँ से, चन्हूदड़ो से। मोहनजोदड़ो से 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है और चंदूदड़ो से 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली हुई है। इसका मतलब इन सब चीज़ों से ये परिचित थे। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनवाली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी मिले हैं। तो बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी जिनकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामियाई की खुदाई से निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्त मणि का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेख में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा की गई है। और ये जो मेलुहा है, मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामियाई के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से
की जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें ये प्रूफ करती हैं कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार स्थापित था। सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन यानी कि दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग के व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहाँ से हड़प्पा प्रकार की यहाँ पे गुड़ियाँ मिली हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के राजनीतिक संगठन की। सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस सभ्यता किसी न किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। तो इतनी व्यापक सभ्यता किसी न किसी केंद्रीय शक्ति के द्वारा संचालित होनी है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता, नगरीय सभ्यता ऐसे ही नहीं चलने वाली है। तो हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के लोगों के शासन को मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया था। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ पूछी जाती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था। तो याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट ने ये कथन कही है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। समाज की इकाई, अब सामाजिक जीवन के बारे में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर पारिवारिक थी। मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृ सत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्ग जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। तो युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ साथ गाय, सुअर, बकरी, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस भी प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ें खाई जाती थीं। आगे बात करें तो वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष व महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। अब यहाँ के चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें अगर हम लोग, तो लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा व मध्य गंगा दोआब क्षेत्र में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास हुआ था। तो ऊपरी गंगा और मध्य गंगा में उत्तर प्रदेश में इसका चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास हुआ था। इस संस्कृति का साक्ष्य हस्तिनापुर, जो कि मेरठ जिला में स्थित है। तो हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, कौसाम्बी आदि स्थानों से प्राप्त होता है। तो ये याद रखिए, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, कौसाम्बी, ये 3-4 स्थल हैं किससे संबंधित, चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित है। इनमें जखेड़ा को एक अर्ध नगरीय या उपनगरीय केंद्र माना जा सकता है। इस संस्कृति के लोगों के जीवन निर्वाह का आधार चावल, गेहूं और जौ की कृषि थी। हालांकि सिंचाई की सुविधाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी अतरंजी खेड़ा में कच्चे कुएं के रूप में कुछ गोलाकार गड्ढे पाए गए हैं। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंध लोग लौह उपकरण का प्रयोग करने लगे थे। तो ये थे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल के नाम से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ था।
उत्तर वैदिक आर्यों की संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश था, जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। इसमें कुरु, पंचाल जैसे विशाल महाजनपद अवस्थित थे। ठीक, अब हम लोग बात करें तो वस्तुतः आर्यों ने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश यानी कि आधुनिक प्रजाति में बस्तियां बनाई थीं। धीरे धीरे आर्यों ने पूर्वी दिशा में अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव का कथा का एक सुंदर व्याख्यान मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी यमुना व गंगा की चर्चा की गई है, जिससे मध्य देश में आर्य सभ्यता के विस्तार का साक्ष्य पुष्ट होता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सप्त सिंधु का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा का दोआब संस्कृति का केंद्र बना, जहां कुरु, पंचाल, काशी और कौशल आदि राज्य विद्वान थे। तो ये 3-4 राज्य को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हम उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश में 2 महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का प्रणय हुआ था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण कथा कौशल राज्य की इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जबकि महाभारत हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित है। लोहा का प्रयोग शुरू होने से इस काल में विकास को तेजी मिली। तो अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं 900 ईसा पूर्व के आसपास के। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में नहीं। तो लोहा का प्रयोग शुरू होने से इस काल के विकास को गति मिलती है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत इसी काल में हुई, जिससे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला वैदिक काल ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक सभ्यता का अधिकतर ज्ञान हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। इसके प्रवर्तक आर्य थे। ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक कौन थे? आर्य थे, जिनका निवास गंगा की ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था। 7 नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसे सप्त सैंधव कहा गया। ये चीज़ हमने अभी देखा है। यह नदियाँ थी, जो 7 नदियाँ थी, सिंधु थी, सरस्वती, सतुद्री जिसको सतलज कह सकते हैं, पुरुषड़ी थी जिसको रावी कहा जाता है, विपाशा जिसको व्यास कह सकते हैं, अस्किनी जिसको चिनाब कहा जाता है एवं वितस्ता जिसको झेलम कहा जाता है। ये 7 नदियों का क्षेत्र था। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़ाकर गंगा, यमुना, दोआब, हिमालय और विंध्याचल क्षेत्र जैसे पर्वतीय प्रदेशों में कर दिया। तो लोहे के खोज होने की वजह से इन्होंने अपना विकास इन क्षेत्रों तक अपना विस्तार किया। वैदिक साहित्य में इन क्षेत्रों को मध्य देश कहा गया है। तो मध्य देश कहा गया है वैदिक साहित्य में इन क्षेत्रों को। इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुरु, पांचाल और काशी जैसे राज्य शामिल हैं। कुरु राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। इसकी राजधानी अंशदीवा थी। तो कुरु राज्य का जो विस्तार था मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक सीमित था। तो कुरु के बारे में हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये कुरु राज्य का विस्तार मेरठ, चूँकि मेरठ में है तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली और हरियाणा तक सीमित तक भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये था, इसलिए इसको देखना हमें ज़रूरी है। तो कुरु राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली, हरियाणा तक था। इसकी राजधानी अंशदीवा थी, जिसकी पहचान हस्तिनापुर के रूप में की जाती है। तो न जो हटा दीजिए यहाँ से, ये मिस टाइपिंग है। तो हस्तिनापुर के रूप में इसकी पहचान की जाती है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा उद्दालक आरूढ़ी का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। तो जो यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे कुरु के, वो उद्दालक आरूढ़ी थे। उनका जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो छंदोग्य उपनिषद से इनका साक्ष्य प्राप्त होता है। पंचाल राज्य वर्तमान कानपुर, वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान फैला हुआ था। तो पंचाल की भी बात करेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कानपुर और वाराणसी के मध्य गंगा मैदानों में स्थित था ये पांचाल राज्य। इसके बाद बात करें तो वर्तमान में जो बदायूं हैं, बरेली और फर्रुखाबाद इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। वर्तमान फर्रुखाबाद का एक नगर जो है वो
पहले काम्पिल्य था, तो वो इसकी राजधानी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ 6000 मुनियाँ हैं। यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ का राजा प्रवाहड़ जवाली हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ का राजा था, कहाँ का, पंचाल का। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पंचाल की। तो पंचाल का राजा उत्तर वैदिक काल में कौन हुआ, प्रवाहड़ जवाली इसका राजा हुआ, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का राजा कौन हुआ, तो आप याद रखिए प्रवाहड़ जवाली यहाँ का राजा हुआ, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो ये महाज्ञानी आदमी था। काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित थी। उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा था। तो ये रहा उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्थल स्थित हैं। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें लाना आवश्यक था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा वो होगा, वो महाजनपद काल से रिलेटेड होगा। महाजनपद काल 16 महाजनपदों की बात होगी, बल्कि 16 महाजनपद नहीं, उसमें से कुछ ऐसे महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उनको हम लोग विस्तार से देखेंगे। बाकी नाम तो 16 महाजनपदों का देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वो महाजनपद काल के बाद मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानेंगे। मौर्य काल का अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना समाप्त। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।